रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक पल अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो असल में मतलब एक नेगोशिएशन ही है, एक तरह का मोल भाव। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस के बंद कमरों में सैलरी बढ़ाने की कोई लंबी बहस हो, या किसी बड़े क्लाइंट के साथ करोड़ों की डील फाइनल करनी हो, या फिर घर पर बस ये तय करना हो कि इस वीकेंड पे कौन सी फिल्म देखी जाएगी। हाँ, जो कि कभी कभी सबसे मुश्किल नेगोशिएशन होता है। सच में, मतलब ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। ये कोई सामान्य खेल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक जंग है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय ठीक यही है। हम डार्क ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल के एक बेहद ही शानदार वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसका शीर्षक है नेगोशिएशन मास्टर बनो, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। हाँ, तो हमारा लक्ष्य आज इस स्रोत से उन सबसे असरदार मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को डिकोड करना है जो हमारे संवाद करने के तरीके, मतलब बात करने के तरीके को जड़ से बदल सकती हैं। देखिए, इस चर्चा का जो आधार है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। वैसे क्योंकि इस किताब के लेखक क्रिस वॉस का जो अनुभव है वो किसी आम बिजनेस स्कूल या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से नहीं आता। मैंने पढ़ा है इनके बारे में। हाँ, वे FBI के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय बंधक वार्ताकार रह चुके हैं, मतलब लीड इंटरनेशनल हॉस्टेज नेगोशिएटर। उनका सामना रोजाना बैंक लुटेरों, आतंकवादियों और अपहरणकर्ताओं से होता था। बाप रे, एक ऐसा माहौल जहां कोई रीटेक नहीं होता। बिल्कुल, एक छोटी सी गलती और किसी इंसान की जान जा सकती है जी। उस अत्यधिक दबाव वाली स्थिति में उन्होंने जो मनोरंजक तकनीकें विकसित की, वही इस किताब का मुख्य आधार हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो सिद्धांत बंदूक की नोक पर एक आतंकवादी का दिमाग बदल सकते हैं, जरा सोचिए वो हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग्स या रोजमर्रा की बहसों में कितने अचूक साबित होंगे। इसका अंदाजा लगाना भी रोमांचक है। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही अलग नजरिया है, क्योंकि अक्सर बिजनेस की दुनिया में ये माना जाता है कि नेगोशिएशन का मतलब है अपना दबदबा बनाना, मतलब जोर से बोलना, मेज थपथपाना या सामने वाले को तर्कों के जाल में फंसाकर हरा देना। हाँ, जो पुरानी स्कूल की सोच है वही। लेकिन इस स्रोत के अनुसार नेगोशिएशन किसी को हराने का खेल नहीं है। इसे टैक्टिकल एम्पैथी कहा गया है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये इंसानी दिमाग को पढ़ने और सामने वाले के नजरिए को इतनी चतुराई से समझने की कला है कि वो इंसान बिना किसी दबाव के खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाए। यही इसका मूल मंत्र है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक खजाने के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसे दर्पण तकनीक या मिररिंग कहा गया है। लेकिन मुझे यह एक बात खटकती है। क्या? अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान लगातार मेरे वाक्यों के आखिरी कुछ शब्द दोहराता रहे, तो क्या मुझे ये नहीं लगेगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर सामने वाला एक तोते की तरह बस रट रहा है? आपका ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है, और असल में यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। देखिए, मिररिंग का मतलब बिना सोचे समझे नकल करना नहीं है। अच्छा। क्रिस वॉस के अनुसार इसके पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान काम करता है। इसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपकी आवाज का लहजा, जिसे वे लेट नाइट FM DJ वॉइस कहते हैं। लेट नाइट FM DJ वॉइस? हाँ, मतलब एक बहुत ही शांत, धीमी और गहरी आवाज जो सामने वाले के दिमाग को तुरंत सुरक्षित महसूस कराती है। और दूसरा स्टेप है सामने वाले के वाक्य के आखिरी 1 से 3 शब्दों को या उस वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को एक हल्के सवालिया अंदाज में दोहराना। तो सिर्फ शब्द नहीं, टोन भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। इंसानी दिमाग की न्यूरोलॉजी कुछ इस तरह काम करती है कि उसे समानता बहुत पसंद है। जब हम किसी के शब्दों को वापस उन्हीं की तरफ एक शांत आवाज में मोड़ते हैं, तो उनके अवचेतन मन में ये संदेश जाता है कि हम उन्हें समझ रहे हैं। मतलब ये तकनीक सीधे दिमाग के उस हिस्से से बात करती है जो विश्वास पैदा करता है। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस का दृश्य है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम मेंबर के पास आकर कहता है, मुझे ये 50 पेज की रिसर्च रिपोर्ट कल सुबह तक हर हाल में चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो कि बहुत आम बात है कॉर्पोरेट में। हाँ, अब सामान्य स्थिति में टीम मेंबर घबरा कर कहेगा कि ये असंभव है या मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, जिससे तुरंत एक टकराव पैदा हो जाएगा और बहस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ मिररिंग का इस्तेमाल किया जाए तो वो टीम मेंबर बहुत ही शांत DJ वॉइस में सिर्फ इतना कह सकता है, कल सुबह तक। और बस ये छोटी सी प्रतिक्रिया पूरी स्थिति का रुख पलट देती है। कैसे? कल सुबह तक
प्रोजेक्ट मैनेजर के दिमाग में एक ठहराव आता है। उसे अपनी बात को खुद ही और स्पष्ट करने की जरूरत महसूस होती है। वो तुरंत अपनी बात को विस्तार देते हुए कहेगा, हाँ, कल सुबह तक, क्योंकि क्लाइंट के साथ 11 बजे एक बहुत अहम मीटिंग है और मुझे प्रेजेंटेशन से पहले उस रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े देखने। अरे वाह! अब जरा सोचिए यहाँ क्या हुआ। बिना कोई विरोध किए, बिना नहीं कहे, टीम मेंबर को एक बहुत बड़ी जानकारी मिल गई। एकदम सही। अब उसे पता है कि मैनेजर को पूरी 50 पेज की रिपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ मुख्य आंकड़े चाहिए। मिररिंग की ताकत यही है। ये बिना किसी आक्रामकता के सामने वाले को अपनी ही बात और गहराई से समझाने पर मजबूर कर देती है। और मजे की बात यह है कि मैनेजर को लगता है कि बातचीत का नियंत्रण उसी के हाथ में है। ये एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। लेकिन मुझे लगता है मिररिंग तब बहुत अच्छी तरह काम करती है जब जानकारी निकालनी हो। क्या हो अगर सामने वाला व्यक्ति तार्किक स्थिति में हो ही नहीं? मतलब जब भावनाएं हावी हों? हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि किसी बहस में सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है, डरा हुआ है या फिर निराश है। स्रोत में एक और तकनीक का जिक्र है, भावनाओं को नाम देना या लेबलिंग। ये कैसे उन परिस्थितियों को शांत कर सकती है जहां तर्क पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जिसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक। हाँ, जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव या गुस्से में होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, काम करना लगभग बंद कर देता है और भावनाओं वाला हिस्सा पूरी तरह हावी हो जाता है। तो उस वक्त अगर हम उन्हें लॉजिक समझाएं तो वो आग में घी डालने जैसा होगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई तर्कों या तथ्यों के आधार पर बात सुलझाने की कोशिश करें तो बात और बिगड़ती है। यहीं पर लेबलिंग एक जादुई तरीके से काम करती है। लेबलिंग का सीधा सा अर्थ है सामने वाले की अनकही भावना को पहचानना और उसे शब्दों में बयां कर देना। मतलब उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना। बिल्कुल। जैसे आप कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस देरी को लेकर काफी चिंता बनी हुई है, या ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिति आपके लिए बहुत निराशाजनक है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है। जब हम किसी की भावना को लेबल करते हैं तो हमें भूल कर भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं शब्द आता है सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे लगता है कि कोई दूसरा उसकी स्थिति को पूरी तरह कैसे समझ सकता है। सही कहा। इसलिए इसके बजाय ऐसा लग रहा है या ऐसा प्रतीत होता है का इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। ऐसा लग रहा है एक तटस्थ टिप्पणी की तरह सुनाई देता है। जब हम किसी की नकारात्मक भावना को एक नाम देते हैं तो हम न्यूरोलॉजिकल स्तर पर उस भावना के प्रभाव को डिफ्यूज कर रहे होते हैं। एक उदाहरण से समझाएं। जरूर। एक वेंडर और क्लाइंट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए क्लाइंट बहुत गुस्से में फोन करता है क्योंकि सप्लाई समय पर नहीं पहुंची, जो कि होता ही रहता है। हाँ, अगर वेंडर कहे, सर मैं आपको कारण समझाता हूं, तो क्लाइंट और भड़क जाएगा। लेकिन अगर वेंडर कहे, ऐसा लग रहा है कि इस देरी की वजह से आपका पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल बिगड़ गया है और आप हम पर से भरोसा खो रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत सीधा वार है ना? लेकिन जैसे ही क्लाइंट अपनी सबसे बुरी भावनाओं को वेंडर के मुंह से सुनता है, उसके दिमाग की नकारात्मकता अचानक से शांत होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पीड़ा को सच में महसूस कर लिया गया है। एकदम सही। ये तो ऐसा हुआ कि भावनाओं को दबाने या उनसे भागने के बजाय उनका सामना करके उनकी ताकत को कम कर दिया जाए। ये वाकई एक गहरी समझ है। बिल्कुल। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो सेल्स और बिजनेस की दुनिया की सबसे पुरानी और बुनियादी धारणा को ही चुनौती देता है। दशकों से ये सिखाया जाता रहा है कि नेगोशिएशन में सामने वाले के मुंह से हाँ सुनना ही सबसे बड़ी जीत है। हाँ, गेटिंग टू यस जैसी मशहूर किताबें इसी पर आधारित हैं। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत हमें चेतावनी देता है कि हाँ से सावधान रहना चाहिए और नहीं को बातचीत की असली शुरुआत मानना चाहिए। ये इतना उल्टा क्यों लगता है? क्योंकि हाँ के पीछे का मनोविज्ञान बहुत जटिल है। अक्सर हाँ एक फंदा होता है। लोग बातचीत में 3 तरह के हाँ का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के? हाँ, पहला है नकली हाँ या काउंटरफीट यस, जो लोग सिर्फ पीछा छुड़ाने या सामने वाले को चुप कराने के लिए कहते हैं, जो हम सेल्स कॉल्स पर अक्सर करते हैं। बिल्कुल। दूसरा है पुष्टिकरण हाँ, जो एक सीधा जवाब होता है, जैसे किसी तथ्य को मानना। और तीसरा होता है प्रतिबद्धता हाँ या कमिटमेंट यस, जो असली डील पक्की करता है। समस्या ये है कि ज्यादातर मामलों में लोग नकली हाँ का ही सामना करते हैं।
मतलब जब कोई लगातार दबाव डालता है तो इंसान बचाव में बस हाँ कह देता है, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं करता। सही पकड़े हैं। इसके विपरीत जब कोई नहीं कहता है तो उसे एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा महसूस होती है। उसे लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है और उसने अपनी सीमा तय कर ली है। इसका मतलब है कि नहीं सुनकर मायूस होने के बजाय इसे बातचीत का एक जरूरी पड़ाव मानना चाहिए। बल्कि स्रोत तो ये भी सुझाव देता है कि हमें जानबूझकर ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका जवाब नहीं हो। बिल्कुल, इसे नो ओरिएंटेड क्वेश्चंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी से बात करनी है तो ये पूछने के बजाय कि क्या आपके पास बात करने के लिए 2 मिनट हैं? जहां वे दबाव महसूस करके ना चाहते हुए भी हाँ कह सकते हैं। हाँ, इसके बजाय ये पूछना ज्यादा प्रभावी है कि क्या अभी बात करना आपके लिए असुविधाजनक है? ओहो। जब वे कहते हैं नहीं अभी ठीक है, तो वे अवचेतन रूप से बातचीत के लिए अनुमति भी दे रहे हैं और खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। ये बहुत स्मार्ट है। या फिर बिजनेस में जब कोई क्लाइंट आपके ईमेल का जवाब देना बंद कर दे, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध और अचूक ईमेल रणनीति है। आप बस इतना लिखते हैं, क्या आपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का विचार छोड़ दिया है? ये सवाल तो सीधे अहंकार पर चोट करता है। कोई भी इंसान ये नहीं जताना चाहता कि उसने हार मान ली है या वो अपने वादों से पीछे हट गया है। बिल्कुल, वे तुरंत कहेंगे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मैं कुछ और कामों में व्यस्त हो गया था। ये नहीं निकलवाने की तकनीक वाकई नियंत्रण वापस पाने का एक शानदार तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं उस जादुई क्षण की ओर जिसे किसी भी बातचीत का टर्निंग पॉइंट माना गया है। यही सही है मोमेंट। That's right. हाँ, कई बार जब बहस होती है तो सामने वाला थक हार कर कह देता है ठीक है आप सही हैं, यानी you're right। एक आम इंसान इसे अपनी जीत मान लेगा, लेकिन यहाँ बताया गया है कि आप सही हैं और यही सही है में जमीन आसमान का फर्क है। ये मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी परत है। देखिए, जब कोई कहता है आप सही हैं, तो वो असल में कह रहा होता है मुझे तुम्हारी बात से कोई मतलब नहीं है, बस अब चुप हो जाओ और मुझे अकेले छोड़ दो। इसमें कोई वास्तविक सहमति नहीं होती। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई कहता है यही सही है, तो ये एक असली मनोवैज्ञानिक ब्रेक थ्रू होता है। इसका मतलब है कि आपने सामने वाले की स्थिति, उसकी परेशानी और उसकी दुनिया को इतनी सटीकता से सारांशित किया है कि उसे लग रहा है कि अंततः किसी ने उसे पूरी तरह से समझ लिया है। ये एक ऐसा पल होता है जब सामने वाले के मन का सारा विरोध खत्म हो जाता है। एकदम सही। तो यही सही है बुलवाया कैसे जाए, इसके लिए सिर्फ 1-2 वाक्यों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें पिछली तकनीकों मिररिंग, लेबलिंग और सक्रिय रूप से सुनने की कला का इस्तेमाल करके एक पूरा सारांश तैयार करना होता है। बिल्कुल, आपको एक पूरा चित्र उनके सामने रखना होता है। मान लीजिए 2 बिजनेस पार्टनर्स के बीच कंपनी की दिशा को लेकर भारी मतभेद है। एक पार्टनर को लगता है कि कंपनी को आक्रामक रूप से विस्तार करना चाहिए, जबकि दूसरा सुरक्षित खेलना चाहता है। अगर पहला पार्टनर दूसरे की पूरी चिंता को समझे और कहे तो अगर मैं सही समझ रही हूं तो आपको लगता है कि इस वक्त बाजार की स्थिति अस्थिर है और अगर हमने सारा फंड विस्तार में लगा दिया तो किसी भी आर्थिक मंदी में हमारी पूरी कंपनी डूब सकती है। आपकी मुख्य चिंता हमारी वित्तीय सुरक्षा है। और जब उस दूसरे पार्टनर के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि यही सही है, तब चमत्कार होता है। दोनों का नजरिया बदल जाता है। हाँ, वे दोनों विरोधी से बदलकर एक ही समस्या को सुलझाने वाले सहयोगी बन जाते हैं। किसी भी गंभीर असहमति को सुलझाने के लिए इस यही सही है कि स्थिति तक पहुंचना ही हर बातचीत का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल है। अब बातचीत को उस दिशा में ले जाते हैं जहां असली फैसले लिए जाते हैं। जब हम किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं और सामने वाला ऐसी शर्तें रख रहा है जो पूरी तरह से अनुचित या असंभव है, स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताया गया है, नियंत्रण का भ्रम पैदा करना। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ, और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछना। ये तकनीक कैसे काम करती है? अक्सर जब हम किसी अनुचित मांग का सामना करते हैं तो हम सीधा नहीं कह देते हैं, जिससे तुरंत एक दीवार खड़ी हो जाती है। या फिर हम पलटकर आक्रामक सवाल पूछने लगते हैं, जो स्थिति को और खराब कर देता है। बिल्कुल। क्रिस वॉस कहते हैं कि खुले अंत वाले सवाल पूछने चाहिए, जो मुख्य रूप से कैसे और क्या से शुरू होते हैं। हाउ और व्हाट। हाँ। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बंधक बनाने वाला मांग करता है कि मुझे अगले 1 घंटे में $1 मिलियन चाहिए, अगर वार्ताकार कहे ये असंभव है, तो शायद वो किसी को गोली मार दे। जाहिर है। इसके बजाय वॉस हमेशा पूछते थे, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये सवाल पहली नजर में ऐसा लग सकता है जैसे इंसान हार मान रहा है या शिकायत कर रहा है,
लेकिन अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही चालाकी से अपनी समस्या को सामने वाले के कंधों पर डाल देता है। बिल्कुल सटीक। जब कोई कैसे या क्या वाला सवाल पूछता है तो सामने वाला उस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करने लगता है। उसे लगता है कि वो समाधान दे रहा है। हाँ, उसे लगता है कि वो नियंत्रण में है क्योंकि वो समाधान दे रहा है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 1 घंटे में इतना पैसा कैसे जुटाया जाए। इसी तरह कॉर्पोरेट दुनिया में अगर कोई वेंडर अचानक से अपनी फीस 30% बढ़ा दे तो उससे बहस करने के बजाय सिर्फ ये पूछना, हमारे बजट में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, मैं ये एक्स्ट्रा फीस कैसे चुका सकता हूँ, ये सामने वाले को आपकी परेशानी हल करने के काम पर लगा देता है। एकदम सही। ये बिना किसी आक्रामकता के अपनी बात रखने और सामने वाले की कठोर सीमाओं को तोड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये तो बातचीत के दौरान एक तरह का सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करने जैसा है। अब हम इस स्रोत के सबसे तकनीकी और गंभीर हिस्से की ओर आते हैं, मोल भाव की वो स्थिति जहां पैसों या किसी बड़ी डील के आंकड़ों पर बात अटक जाती है, जहां असली पसीना आता है लोगों को। बिल्कुल। जब बात कड़े मोल भाव की आती है तो लोग अक्सर हवा में तीर चलाते हैं या कोई भी रैंडम नंबर बोल देते हैं। लेकिन स्रोत में एकरमैन मॉडल नाम की एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक रणनीति का जिक्र है। ये मॉडल क्या है और ये इतना कारगर क्यों माना जाता है? देखिए, एकरमैन मॉडल कोई अंदाजा लगाने वाला तरीका नहीं है, ये एक तय गणितीय प्रणाली है। इस मॉडल में सबसे पहले अपना लक्ष्य मूल्य तय किया जाता है, मतलब वो आंकड़ा जिस पे आपको डील पक्की करनी है, टारगेट प्राइस। हाँ, फिर आपकी पहली पेशकश उस लक्ष्य के 65% पर की जाती है। ये बहुत कम लग सकता है, लेकिन इसके बाद आप धीरे धीरे 85%, फिर 95% और अंत में 100% तक पहुंचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। बिल्कुल। यानी जब हम 65 से 85 और फिर 85 से 95 पर आते हैं तो हम अपनी पेशकश तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अंतर है, जो इंक्रीमेंट है, वो लगातार कम हो रहा है। पहले 20% की छलांग, फिर 10% की छलांग और फिर सिर्फ 5% की छलांग। यही इसका जादू है। और ये घटता हुआ अंतर सामने वाले को ये महसूस कराता है कि वे आपको पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे आपको आपकी बिल्कुल अंतिम सीमा तक खींच लाए हैं और अब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस मॉडल में एक और मास्टर स्ट्रोक है। आपकी अंतिम पेशकश कभी भी एक राउंड फिगर नहीं होनी चाहिए। राउंड फिगर नहीं। 50,000 की जगह 51,237 या 50,784 जैसे अजीब आंकड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही चालाकी भरा कदम है। जब कोई ऐसा अजीब नंबर सुनता है तो उसे लगता है कि सामने वाले ने एक एक पैसे का बहुत ही बारीक हिसाब लगाया है। उसे लगता है कि ये सच में आपकी जेब का आखिरी पैसा है। बिल्कुल, वो इसे चुनौती नहीं देते। ये तकनीक किसी भी बड़ी कमर्शियल डील या सैलरी नेगोशिएशन में बहुत काम आ सकती है और इसी के साथ जुड़ा है ब्लैक स्वॉन का सिद्धांत। आम भाषा में ब्लैक स्वॉन का मतलब एक ऐसी दुर्लभ घटना होती है जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। लेकिन नेगोशिएशन की दुनिया में ये क्या है? नेगोशिएशन में ब्लैक स्वॉन का मतलब है वो अनजान या छिपी हुई जानकारी जो दोनों पक्षों को नहीं पता होती या जो एक पक्ष ने दूसरे से छुपा कर रखी होती है। क्रिस वॉस कहते हैं कि हर नेगोशिएशन में कम से कम 3 ऐसी जानकारियां होती हैं जो अगर सामने आ जाए तो बातचीत का पूरा परिणाम, पूरा पड़ला ही बदल सकता है। मतलब अननोन अननोन्स। हाँ, अक्सर लोग किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वे अपनी ही मान्यताओं से बंधे होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। मतलब हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि सामने वाला इंसान तार्किक व्यवहार करेगा या उसका लक्ष्य भी वही होगा जो हम सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि सामने वाली कंपनी इसलिए डील नहीं कर रही क्योंकि उनका सीईओ अगले महीने इस्तीफा देने वाला है, या हो सकता है कि वेंडर को पैसों की सख्त जरूरत हो और वो किसी भी दाम पर सामान बेचने को तैयार हो। बिल्कुल। और वो छिपी हुई जानकारी तभी बाहर आ सकती है जब हम बातचीत में अपनी मान्यताओं को किनारे रख दें, जब हम मिररिंग, लेबलिंग और कैसे या क्या वाले सवालों का सही इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला इतना सुरक्षित महसूस करने लगता है कि बातों ही बातों में वो कोई ऐसा राज उगल देता है, वो ब्लैक स्वान सामने रख देता है जो पूरी डील की दिशा बदल देता है। ये सब सुनकर अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये स्रोत सिर्फ बंधक वार्ताकारों या आतंकवादियों से निपटने के लिए एक मैनुअल नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक अध्ययन है। नेगोशिएशन का मतलब सामने वाले को हराना नहीं है, बल्कि उसके डर, उसकी चिंताओं और उसके नजरिए को गहराई से समझना है। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास में लाया जाए।
चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो, घर में बच्चों के साथ कोई बहस हो या बाजार में मोलभाव करना हो, मिररिंग और लेबलिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास छोटी छोटी बातों में किया जा सकता है। संचार कौशल एक मांसपेशी के तरह है, जितना इसका इस्तेमाल होगा ये उतनी ही मजबूत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमने टैक्टिकल एम्पैथी से लेकर ब्लैक स्वॉन तक के सफर को डिकोड किया। और हाँ, सुनने वालों के लिए एक जरूरी बात, इन मनोवैज्ञानिक तकनीकों को अभ्यास में लाएं और अपनी बातचीत की कला को निखारें। अगर आप ऐसी ही किताबों के शानदार सारांश और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो YouTube चैनल देसी AI स्टूडियो यानी देसी AI स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब कोई बातचीत किसी बहुत मुश्किल मोड़ पर पहुंच जाए या कोई डील एक बंद गली में फंसी हुई नजर आए जहां से आगे का कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि कहीं इस पूरी स्थिति में कोई ऐसा ब्लैक स्वॉन, कोई ऐसी छिपी हुई जानकारी तो नहीं है जिसे सिर्फ अपनी बात मनवाने की जिद और अहंकार में अनदेखा किया जा रहा है। क्या बात है? कोई ऐसा रहस्य जो अगर सामने आ जाए तो पूरी बाजी ही पलट सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।